आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, थोड़ा सा बैच आज आगे खींचेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा एक ऐसा स्टेटमेंट जो पूरे अकाउंटिंग ईयर में कैश कितनी बार, मतलब कितना कैश आया और कितना कैश गया, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। फ्लो दो तरह का होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो ये चेक करता है और बताता है कैश और कैश जैसी चीजें, जिनको हम जनरली अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश जैसी चीजें पूरे साल के दौरान बिजनेस में कितना कैश और कैश जैसी चीजें आई हैं और कितनी गई हैं, उनको एनालाइज करते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं इसका समराइज फॉर्मेट, बिल्कुल समरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बिल्कुल समरी क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो कैश का फ्लो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिनको मैं एक एक करके समझाता रहूंगा आपको। ठीक है, हमारी बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब सेल और परचेज। हमारा मेन काम क्या है, उसको हम कैसे कितना खरीदते हैं, खरीदने में क्या खर्चा करते हैं, उसको बेचने के लिए क्या क्या खर्चा करना पड़ता है, बेचने से कितना पैसा आपको मिला है। ठीक है ना, ये सब चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होती हैं। यानी कि जनरली ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल को कवर करता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल को नॉर्मली ये कवर करता है। ये उसकी एक्टिविटीज हैं ज्यादातर, नॉट ऑल लेकिन ज्यादातर। ठीक है, तो पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालेंगे। ठीक, फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको आज ऑपरेटिंग से ही शुरुआत करूंगा, इसलिए मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का मीनिंग आपको अभी से नहीं बताऊंगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालेंगे और इन तीनों कैश फ्लो का टोटल करेंगे बेटा। टोटल करने के बाद जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यानी कि पूरे साल के दौरान कितना कैश आपका बढ़ा है या घटा है। अगर आंसर प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज है, और अगर वो माइनस में आ रहा है तो वो डिक्रीज है। अगर वो माइनस में आ रहा है तो वो डिक्रीज है, प्लस में आ रहा है तो वो इंक्रीज है। डिपेंड करता है कि आंसर किस में आ रहा है आपका। प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज है, माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज है। ठीक है, तो तीनों एक्टिविटी का टोटल आ गया। उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट का हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था, इन द बिगिनिंग हमारे पास कितना था। ठीक, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर बचा वो होता है आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ईयर के एंड वाला कैश एंड कैश कितना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एग्जांपल लेता हूं। इस स्क्रीनशॉट में आपको कोई भी प्रॉब्लम पूछनी है तो यू कैन आस्क इमीडिएटली, हैंड रेज करो और प्रॉब्लम पूछो। हो गया? ठीक है, अब इसी को हम एक एग्जांपल से समझेंगे बेटा।
एग्जाम्पल आपके सामने है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आपने 50 है आपके पास, इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो कितना है 30, फाइनेंसिंग का है 40, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास शुरुआत में इतना था बेटा, बिगिनिंग ये था बिगिनिंग में, ये तीनों है ड्यूरिंग द ईयर, और ये है एंड में, ठीक है। इन तीनों का टोटल जब हम इसमें ऐड करते हैं बिगिनिंग वाली में, तो उसका आंसर इससे मैच करना चाहिए, एंड से मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच करता तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलो मैच करते हैं बेटा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने यहां लिख दिया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने यहां लिख दिया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमने यहां लिख दिया, तीनों का टोटल किया 120 आ गया। 120 में हमने बिगिनिंग वाला, ये बिगिनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पर लिख दिया बेटा, बिगिनिंग वाला इसे बोल दिया नेट इंक्रीज। अब इसे डिक्रीज तो मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आंसर तो प्लस में आ रहा है, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 120 आ गया आपका, ठीक है बेटा। और उसमें मैंने बिगिनिंग वाला ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर जो बच के आया वो आएगा एंड वाला। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है टाइपिंग, बाकी आपको बात समझ में आ रही होगी। ये आपका आंसर आ गया। जब आपका नेट इंक्रीज या डिक्रीज से बिगिनिंग में हम प्लस करने के बाद जो टोटल करते हैं, टोटल यहां से टोटल कितना आ रहा है 620, और बुक में जो आंसर दे रखा है मतलब एंड वाला वो कितना दे रखा है, वो भी 620 है। ये दोनों मैच करने चाहिए, मैच कर रहे हैं तो यू आर राइट, यू आर करेक्ट, ठीक है। नोट करो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लो, जिसको प्रॉब्लम है वो हैंड रेज करेगा। बोलो अक्षत, क्या कहते हो? सर गलती से हो गया था एकदम से। कोई बात नहीं। आज मदान नहीं आया क्या? मदान रेज योर हैंड। मैंने बच्चों को बोल दिया कि कैश फ्लो चैप्टर शुरू होने वाला है। बच्चे बार पूछ रहे हैं किस टाइम शुरू होगा, किस टाइम। अभी तो कई दिन से कंबाइंड ही चल रहा है बैच, तो बच्चे पूछ क्यों रहे हैं बार बार, पता नहीं। हाँ नहीं रहा सर, ये डिटेल वाला कॉलम किस चीज के लिए है? वो एक्चुअली क्या होता है, अभी तो मैंने डायरेक्टली ले लिया ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ये कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो इनकी कैलकुलेशन डिटेल में दिखाते हैं, और इनका आंसर जो 410 आया ये टोटल में लिखा जाता है। और ये 410 आया कैसे है, अगर ये प्रोसीजर निकालने को आ जाए, डायरेक्टली ना दिया हो, तो वो प्रोसीजर हम डिटेल वाले कॉलम में सॉल्व करते हैं। ठीक है सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर बना लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिटेल टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं लेकिन मेरी जगह कम है, आप
बिल्कुल साफ साफ फॉर्मेट बना के कंप्लीट लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया आंसर 410। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यह है माइनस के 110, क्योंकि आंसर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। किसी एक्टिविटी में अगर कैश का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है और इनफ्लो कम है, ध्यान देना, आउटफ्लो ज्यादा है यानी कि पैसा गया तो ज्यादा है बाहर, आया कम है, तो ऐसे केस में जो कैश का फ्लो है वो माइनस में आता है, नेगेटिव आता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 150, तीनों का टोटल करते हैं बेटा, ठीक है। आंसर प्लस में दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं लिखूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 450। इसमें फिर मैं ऐड करता हूं, प्रोसीजर आप देख लो, ऐड करता हूं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70 रुपए और आंसर आ जाएगा 520। ये होना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिससे हम अपना आंसर चेक करेंगे कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन में 520 दे रखा था और हमारा भी 520 आ रहा है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है बेटा, ठीक है। नोट करो। किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी से हैंड रेस करो बेटा। भव्य कह रही न्यूज रिपोर्टर हो रहे आप, ऐसे क्या न्यूज बोल दी मैंने? हाँ नीरा। सर मेरे को ये पूछना था कि ये जो कैश फ्लो जिससे मैच कर रहे हैं कि ये सही आ रहा है, ये हमेशा दिया हुआ होगा? हाँ, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हमेशा गिवन होगा। ठीक है सर। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कि पूरा कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट का समराइज फॉर्मेट क्या होता है, कितनी एक्टिविटीज इसके अंदर होती हैं। अब हम एक एक एक्टिविटी करके इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसका पार्ट ए हम समझेंगे। पार्ट ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले इसके फॉर्मेट को समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या आता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी एक्टिविटीज सॉल्व कैसे होती हैं, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझा रहा हूं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट है, ध्यान देना। कॉलम वही के वही होते हैं क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही पार्ट है ना ये, उसमें मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी समझा रहा हूं मैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले यू नीड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये क्या होती हैं, कैसे निकलती हैं, सब समझाऊंगा, टेंशन ना लो। यहां पर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। उसके बाद हम इनमें इन चीजों की एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट्स फॉर, ठीक है, समझाऊंगा क्यों करते हैं, पहले आप नोट कर लो कि क्या करना है, उसके बाद बताऊंगा क्यों कर हमने ये काम क्यों किया। आइटम्स टू बी एडेड, किन किन चीजों को हमने ऐड करना है। जितनी भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग
एंड नॉन कैश आइटम्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स हैं, उन सबको हमने वापस ऐड करना है। बल्कि आइटम्स क्या, एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जैसे डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन तो हम खुद ही लगाते हैं ना अपनी मशीनों पे, किसी को पैसा पे थोड़े करना पड़ता है इसके लिए। ये तो हम देखते हैं हमारी मशीन कितने की घिस गई, तो ऐसा खर्चा होता है ये नॉन कैश। ठीक है, अब ये गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये अमोर्टाइज हो रहे हैं। अमोर्टाइज का मतलब इन पे भी डैप लग रहा है, मतलब जो इंटेंजिबल एसेट होती है उन पर तो होता है अमोर्टाइजेशन, और डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल एसेट पे लगता है। ये लगता है टेंजिबल एसेट पे बेटा, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। ठीक है, इन जैसे कुछ खर्चे हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इससे जो आपको दिख रहे हैं शेयर एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, इनको अगर मैं राइट ऑफ करता हूं, सिर्फ राइट ऑफ करता हूं, तो ये खर्चा तो दिखाया जाता है लेकिन ये किसी को पे नहीं किया जाता, और इनको राइट ऑफ करने के कारण हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में डायरेक्टली कोई भी हेल्प नहीं मिलती। ऐसे खर्चों को बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, जितने भी आपने लोन लिए हैं, ठीक, उन लोन पे जितना भी इंटरेस्ट आता है बेटा, इंटरेस्ट आप देते हो, वो सब इंटरेस्ट भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह ही यहां पर ऐड हो जाएगा। जितने भी नॉन ऑपरेटिंग, अब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है बेटा, आपने कोई फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट बेची है, उस पर आपको लॉस हो गया है, तो ये नुकसान, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इसको खर्चा भी मानोगे, लेकिन ये खर्चा ऐसा नहीं है जो आपके ऑपरेशन में हेल्प कर रहा हो या आपकी सेल बढ़ा रहा हो। ये खर्चा तो ऐसा है जो आपको झेलना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे जो करने जरूरी हैं लेकिन आपके ऑपरेशन में डायरेक्टली हेल्पफुल नहीं है, इसलिए ऐसे खर्चों को नॉर्मली बोला जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मैं इन खर्चों को नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इनका इफेक्ट क्या करना है, नलीफाई करना है। इफेक्ट नलीफाई क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा जो हेडिंग है ये कौन सी एक्टिविटी निकाल रहा हूं, कैश फ्लो। एक पहली बात तो मुझे कैश का फ्लो निकालना है, तो नॉन कैश खर्चे मैं क्यों ले रहा हूं, तो नॉन कैश खर्चों का इफेक्ट मुझे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लो मुझे देखना है कैश का, तो मैं खर्चे भी खाली कैश वाले ही कंसिडर करूंगा। जितने नॉन कैश खर्चे होंगे उनका इफेक्ट मुझे खत्म करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी कि जितने भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे होंगे वो मुझे नहीं घटाने चाहिए थे लेकिन वो भी घटे हुए हैं, इसलिए मैं ऐसे खर्चों को वापस ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं अगर खर्चों को कहीं पर ऐड करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि उन खर्चों का इफेक्ट मैं खत्म करना चाह रहा हूं बेटा। तो इनका इफेक्ट खत्म करने के लिए मैंने इनको ऐड किया, एडजस्टमेंट्स फॉर ये चीजें। ठीक है ना, ये क्यों किया मैंने प्लस, क्योंकि मैं इनका इफेक्ट नलीफाई करना चाहता हूं। कुछ चीजें मैं घटा रहा हूं। कौन सी चीजें मैं घटा रहा हूं, आइटम्स टू बी डिडक्टेड। ठीक है ना, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, या कह दो कि नॉन कैश इनकम भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। नॉन कैश इनकम भी मुझे ऐसी इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है या नॉन कैश नेचर की है, वो इनकम मेरी इनकम में ऐड नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो ऑलरेडी एडिड है मेरे नेट प्रॉफिट के अंदर। तो ऐसी इनकम का इफेक्ट मैं नलीफाई कर रहा हूं, इसीलिए मैं इनको घटा रहा हूं। ये ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट में जुड़ी हुई हैं, इनका इफेक्ट मैं खत्म करने के लिए इनको घटा रहा हूं, डिडक्टेड। ठीक है, टेंशन ना लो, ये सब कुछ रिपीट समझाऊंगा, समराइज करके भी समझाऊंगा, डिटेल में भी समझाऊंगा। तो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश खर्चे जोड़ने के बाद और इनकम घटाने के बाद जो मेरा प्रॉफिट आया उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अभी पहले हम इतना ही समझेंगे। तो कंप्लीट फॉर्मेट है जो दे रखा है, वो एक अलग बात है। कुछ और चीजें भी इसके अंदर प्लस माइनस होती हैं,
जिनका डिस्कशन मैं थोड़ी देर बाद करूंगा आपसे। पहले मैं उतना समझा दूं जितना मैंने ऊपर अभी डिस्कशन किया है आपको, ठीक है। ये सब चीजें मैं समझाऊंगा, यहां तक जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो पूरा होता है, ठीक है ना। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो के अंदर हमने दो चीजों का डिस्कशन किया। एक तो किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नल आइटम कैसे निकलती हैं, ये मैं आपको पहला स्टेप है, ये समझाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड ये एडजस्टमेंट फॉर वाला हो गया सेकंड स्टेप, कि ये चीजें मैं प्लस और माइनस कर रहा हूं। इन दो स्टेप पर हमारा आज का डिस्कशन होगा। ये चैप्टर देखो, हर चैप्टर का ना अपना एक लेवल होता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में इजी चलते हैं, बाद में जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाए। अभी आपने रेशो चैप्टर, कुछ बच्चों ने रेशो चैप्टर किया तो स्टार्टिंग में उनको बड़ा एंजॉयमेंट आया था, बाद में जाके उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा आई थी पहले के मुकाबले। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिग-जैग चलता है। स्टार्टिंग में ये हाइट पे रहता है, चैप्टर हाइट पे रहता है और हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। जब स्टार्टिंग के 10 या 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा। जैसे एडजस्टमेंट स्टार्ट होंगी तो थोड़ा सा फिर टफ हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा टफ नहीं होगा, ठीक। एडजस्टमेंट समझने के बाद ये चैप्टर फिर इजी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन होते जाएंगे तो इजी लगेगा, जहां क्वेश्चन फंस गया आपको हार्ड लगेगा। पर ये इन ऑल ये चैप्टर आसान है। लेकिन आसान ये कब बनेगा बेटा, जब आप डेली का होमवर्क करेंगे, डेली के लेक्चर को 2 या 3 बार सुनेंगे, तब ये चैप्टर आपके लिए इजी बनेगा। अदरवाइज ये चैप्टर आपके लिए इजी नहीं बनेगा। 8 मार्क्स का सीबीएसई में ये अकेला चैप्टर है, 8 मार्क्स का अकेला चैप्टर है बेटा, थोड़ा इसका ध्यान दो। ये चैप्टर आसान है, छोटा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। जितना डिस्कशन किया है उसको एलैबोरेट करेंगे बेटा। यहां तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन रेज योर हैंड। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नाउ एक्सप्लेन्ड स्टेप वाइज। स्टेप 1 मैंने आपका यूज किया था। सबसे पहली लाइन आपके फॉर्मेट की सबसे पहली लाइन थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आपको ध्यान नहीं आई? लो मैं दिखाता हूं आपको। ये जो रेड कलर से लिखी है, ये वाली, ये सिर्फ एक लाइन लिखी है, लेकिन इसकी भी कैलकुलेशन है, इसकी भी एक कैलकुलेशन है, इसका भी एक प्रोसीजर है, वो मैं नीचे समझा रहा हूं आपको। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये कैसे निकलता है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मोस्टली क्वेश्चन में 2 साल का प्रॉफिट मिलेगा आपको, जैसे कि 2010, 2011, और आपको नेट प्रॉफिट गिवन है फॉर एन एग्जांपल, यहां पर 200 रुपए और यहां पर 500 रुपया, कि टोटल आपका जो प्रॉफिट है वो 200 रुपए था 2010 में, 2011 में वो टोटल 500 रुपए हो गया। यानी कि ड्यूरिंग 2010-11 आपने कितना प्रॉफिट कमाया, सोच लो, ठीक है ना। वही आपको यहां पर रखना है, 300 रुपए आपके जुबान पे आ रहा होगा, 300 रुपए, है ना, क्योंकि आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस जो बाद वाला होता है, एंड ओपनिंग बैलेंस, ये है ओपनिंग बैलेंस। तो 500 में से 200 माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा। आपको लिखना है नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। इस साल आपने कितना कमाया? 300 रुपए कमाया जी, 300 रुपीज आपने अर्न किया, कमाया, ठीक है। उसके अंदर ये चीजें ऐड करनी है और ये चीजें लेस करनी है। पर्पस वही है, ये जो ऐड लेस का पर्पस है, लॉजिक वही का वही चल रहा है ऊपर वाला, कि हमें इफेक्ट नलीफाई करना है, क्योंकि ये आइटम भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस हो रही है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी है? ट्रांसफर्स टू रिजर्व्स, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये सब अभी नीचे एक्सप्लेन होगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम
अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो चुकी है पहले से, तो उसको हम वापस ऐड करेंगे। ऐसे खर्चों को, अगर वो खर्चे ऑलरेडी घट चुके हैं तो उन्हें हम वापस ऐड करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें, ये सब खर्चे हैं और ये खर्चे नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं। ये घटे हुए नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये प्रॉफिट निकालते हुए पहले ही घट चुके हैं, इसलिए मैं इनको वापस से ऐड कर रहा हूं ताकि इनका इफेक्ट खत्म हो जाए। तो ये सब ऐड हो जाएंगे। ठीक। रिफंड ऑफ टैक्सेस, अगर टैक्स रिफंड आ गया गवर्नमेंट से, तो वही खर्चा जो मैंने टैक्स के रूप में यहां पर घटाया था, ठीक, वही आपकी इनकम बन जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपका टैक्स वापस कर दिया, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर दिख रही है हमारे पीएल के अंदर, वो पहले से क्रेडिट हो चुकी है यानी कि प्लस हो चुकी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जैसे बाढ़ आ गई, आग लग गई, बाढ़ आने के कारण आपको क्लेम मिल गया गवर्नमेंट से, ठीक है ना, तो वो तो यहां पर आ जाएगा। और बाढ़ आने से जो नुकसान होगा वो ये आए, मतलब ये लॉस है, लॉसेज ऐड होते हैं। उसका जो क्लेम मिला आपको गवर्नमेंट से, वो आपकी एबनॉर्मल इनकम है, वो जुड़ी हुई है पहले से प्रॉफिट के अंदर, तो उसे घटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं, ये दोनों लेस होंगे। और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये समराइज फॉर्मेट दिया, एक एक आइटम का डिस्कशन नीचे होगा, अभी स्क्रीनशॉट लो। मैंने बोला ये चैप्टर स्टार्टिंग में ऐसा जाएगा, 7-8 क्वेश्चन तक ऐसा जाएगा, फिर धीरे धीरे ये चैप्टर आपका ऐसा होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल प्ले विद द चैप्टर, ये गारंटी है। लेकिन जितना काम मैं समझा रहा हूं उस काम के बीच में आप विड्रॉ नहीं करेंगे, यार ये तो हो नहीं रहा है चैप्टर, कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं, जैसे कह रहा हूं वैसे करो और अपनी हर प्रॉब्लम मेरे से बात करो। मुझे पता है कि कैसे फ्यूल भरना है। अब जिन आइटम्स का नाम मैंने यूज किया, उनमें से जो आइटम आपको परेशान कर रही है उनका डिटेल में नीचे दे रहा हूं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, ऊपर वर्ड हुआ प्रपोज्ड डिविडेंड यूज हुआ। बेटा प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जब हमारी मीटिंग होती है, एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, तो मीटिंग में तय होता है कि कितना डिविडेंड इस साल दिया जाएगा। ठीक है, तो वो होता है आपका प्रपोज्ड डिविडेंड। वो क्या होता है, प्रपोज्ड डिविडेंड। ये तो हर साल तय होता है, आपने इस साल भी तय करा, मतलब इस साल की शुरुआत में भी तय किया और आपने इस साल के एंड में भी तय किया, क्योंकि हर साल तय होता है। तो प्रपोज डिविडेंड के बारे में मैंने बता रखा, पेड ड्यूरिंग द ईयर। पिछले साल जो आपने प्रपोज किया था डिविडेंड, उसे आपने इस साल पे करा होगा, तो आपका खाली वही तो खर्चा है। इस साल जो आपने तय किया कि इतना डिविडेंड आप दोगे, उसका आपके लिए कोई भी यूज नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रपोज्ड डिविडेंड 2 साल का दिया हो, 2010 का और 2011 का दिया हो, 10 रुपए और 11 रुपए, ठीक है, तो जो लास्ट ईयर आपने डिविडेंड प्रपोज किया था कि आप आने वाले साल में इतना डिविडेंड पे करोगे, तो ये डिविडेंड आपने पे करा है, ये आपका खर्चों में दिखाया गया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए ये वाला ही ऐड होगा, इस वाले को हम इग्नोर मारेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। अभी आपने कहा ही तो दे देंगे, कल को आपको इतना प्रॉफिट ना हुआ या कोई और कैलेमिटी आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो आप ये वाला डिविडेंड पे ना भी करो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो आपने लास्ट ईयर प्रपोज कर दिया और आपकी कंडीशन है और आपने पे कर दिया, तो आपने वही वाला पे करा होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये कैसे पता चला कि पिछले साल वाला आपने पे कर दिया। ये हमारी असम्पशन होती है कि जितना हमने लास्ट ईयर प्रपोज किया था, हमारी कंपनी अगर चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो तो पे करना ही पड़ेगा, और वो आपने पे साल शुरुआत होते ही 1-2 महीने में कर दिया होगा। फिर साल के एंड में आपने फिर प्रपोज किया कि आप आने वाले साल में पे करोगे, तो ये वाला डिविडेंड तो आप आने वाले साल में पे करोगे ना, तो इस वाले साल में तो उसका कुछ भी नहीं होने, तो आपके लिए तो ये फिलहाल के लिए करंट लायबिलिटी है और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, तो इसी वाले डिविडेंड का यूज होगा। ठीक है ना।
बाकी चीज तो इसके अंदर, एक मिनट, नॉर्मल सी हैं, फिर भी देखता हूं। हाँ, मैं वापस आऊंगा उसी फॉर्मेट पे। फिलहाल मैं प्रपोज डिविडेंड की बात कर रहा हूं। ये पीडीएफ मैं सबको भेजूंगा अभी, जिससे पढ़ा रहा हूं। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है ना। ड्यूरिंग करंट ईयर ये डिविडेंड आप पे करते हो, यानी कि प्रपोज डिविडेंड तो आप तो साल के एंड में तय करते हो कितना देना है, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन साल के बीच में आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए और आपको लगता है कि अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देना चाहिए, तो आप साल के ड्यूरेशन में भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो। ऐसे डिविडेंड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है ना। इसका भी वही ट्रीटमेंट है जो प्रपोज्ड डिविडेंड का है, ये भी ऐड होगा और वो भी ऐड ही हुआ है, क्योंकि दोनों के दोनों ही आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने जाएंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व एक वर्ड यूज हुआ है, या रिजर्व फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, फिर मैं एग्जांपल लूंगा। 2010 और 2011 2 साल का रिजर्व दे रखा आपको, 40 एंड 50। पिछले साल टोटल रिजर्व था 40। रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट में से पैसा निकालकर हम सेट असाइड करते हैं आने वाले अनसर्टेन खर्चों के लिए, ठीक है ना। कोई अचानक से लॉस ना हो जाए, उससे बचने के लिए, उसके झटके से बचने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। तो प्रॉफिट में से हमने टोटल अब तक 40 निकाल लिए थे, लेकिन साल का एंड देख के मालूम हुआ कि हमने अब तक टोटल कितने निकाल चुके हैं, 50। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने निकाले, या ये कहो कि ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट में से कितना पैसा निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर किया। रिजर्व में ट्रांसफर कितना पैसा किया, कोई बताएगा हैंड रेस करके मुझे? क्या कोई बच्चा हैंड रेस करके बता सकता है कि लास्ट ईयर का रिजर्व था 40, इस साल का रिजर्व है 50, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने रिजर्व में कितना पैसा डाला? बोलो पार्थी। सर 10। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा सही है गलत, कोई और बच्चा बताओ। साहिल बोलो। सर 10। वरदान बोलो। सर 10। हनिका बोलो। सर 10। अरे यार, सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं। अक्षत, 10। पार्थ, सर 10। 10 10 10 10 10 टारा। फिर तो तुम सही कह रहे हो। मेधा बोलो, मेधा। सर 10। चलो फिर ठीक है। जब तुम सारे बच्चे एक तरफ हो गए तो मैं क्या कर लूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ट्रांसपोर्ट रिजर्व आ जाएगा 10 रुपीज का, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये 40 दे रखा है और ये 32 दे रखा है, तो इसका मतलब यह कि रिजर्व में से पैसा निकालने की नीड पड़ गई। बिजनेस को पैसा जरूरत पड़ा होगा तो अपने जो रिजर्व किया पैसा उसमें से निकाल भी लेता है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। तो उसका ट्रीटमेंट भी उल्टा हो जाएगा। वैसे ट्रांसफर टू रिजर्व तो प्लस होता है, लेकिन ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व आ गया तो ये माइनस हो जाएगा। ये सब इसमें डिटेल लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेते रहो, रूल कॉपी में नोट, ये हर चीज रूल कॉपी में नोट करने की है, हर चीज रूल कॉपी में नोट करने की है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो, टैक्स 2 तरह का होता है। एक तो आपने कितना प्रोविजन बनाया, और एक होता है कि कितना टैक्स आपने पे किया। जो टैक्स की पेमेंट है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ना कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टैक्स की पेमेंट आपकी ऑपरेटिंग खर्चा होता है, क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट पे ही लगता है टैक्स, ठीक है। और जो उसका प्रोविजन हम बनाते हैं वो किसी को पे नहीं करना पड़ता, वो तो हम खुद ही बनाते हैं, इसलिए ये खर्चा होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये ऐड किया जाता है ये ऐड होता है। अब कैसे पता चलेगा कि कितना आपने प्रोविजन बनाया और कितना आपने पे किया?
देखो मेरी बात को समझो, 2 साल का टैक्स दे रखा है, 2010 2011, यहां पर दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्वेश्चन में गिवन है ऐसे ही, यही सिर्फ जो का जो गिवन है 70 प्रोविजन फॉर टैक्स 70-80। बेटा जो लास्ट ईयर आपने प्रोविजन बनाया होगा, ये पक्की बात है वो आपने इस साल पे कर दिया होगा, पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, ठीक है ना। और जो आप इस साल के एंड में प्रोविजन बना रहे हो, ये अगले साल पे किया जाएगा, विल बी पेड ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल पे होगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए हमें पेमेंट वाला नहीं चाहिए, हमें तो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग चाहिए, तो जो पेड वाला है ये तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग होता है, और पे भी हो गया, कैश वाला भी खर्चा हो गया। लेकिन जितना आपने इस साल से प्रोविजन बनाया है, जो आपने इस साल पे नहीं भी किया, तो सिर्फ ये 80 रुपीज जो है इसे ये लिया जाएगा, जो प्रोविजन फॉर टैक्स वाली बात आ रही है उसमें ये 80 ले जाएंगे, 80, और ये प्लस होंगे, क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जो नॉन कैश एक्सपेंस है, ये घट चुका होगा, अब इसे आपको वापस ऐड करना है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। तो मैं स्टेप 1 की आइटम को ही आज डिस्कस कर रहा हूं। पहले इस लेक्चर में मैं एक बार समराइज आपको डिस्कशन करूंगा, पहले इसको समझाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन दूंगा आपको इसके अभी के अभी, इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इतना ही समझेंगे, क्योंकि चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि डिफरेंट है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं आपको समझाता हूं इसके सारी आइटम्स। यश, सोनल और हर्षित का आंसर व्हाट्सएप पे आया था, सही आंसर था। जो मैंने समझाया है उसको समराइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ये भी भूल जाओगे बेटा, ठीक है। जितना समझाया पहले मैं उसको समराइज कर दूं, उसका एक आधा क्वेश्चन आपको दे दूं। ये क्वेश्चन है, बोल देंगे ये क्वेश्चन आप नोट करो बेटा। नेट प्रॉफिट 200 300, रिजर्व प्रोविजन फॉर टैक्स, proposed dividend, proposed dividend, और टैक्स डिविडेंड, और एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरिम डिविडेंड पेड ₹5, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक, इसको फाइंड करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस चलना पड़ेगा। वो प्रोसेस मैं राइट हैंड पे समझा रहा हूं बोर्ड पर ही। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। पहले आप समझ लो बेटा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 300 माइनस 200, ये आ गया 100, क्योंकि क्लोथिंग में से ओपनिंग माइनस करके आपको ये फाइंड करना है कि कुल कितना प्रॉफिट आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया। ट्रांसफर टू रिजर्व, भैया अब 75 है, पहले 70 था, तो 5 रुपए आपने ट्रांसफर किए होंगे रिजर्व में। प्रोविजन फॉर टैक्स में मैं समराइज कर दूं दोबारा से कि जो पिछले साल आपने प्रोविजन बनाया था वो तो आपने पे करा होगा, तो इसे तो मानते हैं पेड और इसे मानते हैं प्रोविजन, क्योंकि जो आपने इस साल के एंड में प्रोविजन बनाया उसे ही प्रोविजन मानेंगे। जो पिछले साल का प्रोविजन है वो तो इस साल पे हो गया होगा। हमें खाली चाहिए प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स में आप करंट ईयर वाला लेंगे, सिर्फ करंट ईयर वाला लेंगे 22। और जो प्रोपोज्ड डिविडेंड है वो खाली पिछले साल वाला लेंगे। उसकी पेमेंट को आप ऑपरेटिंग खर्चा नहीं मानते, उसकी पेमेंट को आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानते हो। ये पेड है और ये ही लिया जाएगा। टैक्स की पेमेंट को ऑपरेटिंग खर्चा मानते हैं, इसलिए पेड वाला नहीं लेना, लेकिन डिविडेंड की पेमेंट को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए पेड वाला ही लेना है। इसके अंदर इंटरिम डिविडेंड को भी प्लस करना है। माइनस वाली कोई आइटम क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो ये आप ऐड करके निकल जाएगा आपका ये जो आपको चाहिए। यहां पर आंसर रख के आंसर आ जाएगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस करेगा। इसको नोट करो बेटा। आपको कोई भी लॉजिकल दिक्कत आ रही है तो हैंड रेस करके पूछ लो, क्योंकि मैं अब इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। इतना ही काम होगा आज। एक क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है और पूरा लेक्चर आपको रिपीट से अच्छे से नोट करना है और समझना है। 2019 एंड 2020 नेट प्रॉफिट। हाँ नमन, सर 2 मिनट ऊपर कर दो। अच्छा भाई साहब। आंसर बता दिया है मुझे यश शर्मा ने, 143 आ रहा है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 105, 27, 28, 38, वेरी गुड, 143। ठीक है यश। नमन हो गया सर 1 सेकंड। 1 सेकंड तो हो गया था।
ए भाई स्क्रीनशॉट क्यों ले रहा? सर स्क्रीनशॉट में मिलते नहीं है, कभी गलत वो डिलीट हो गए इसलिए उतार रहा हूँ सर। ठीक है होगा, हो गया सर, हो गया। ठीक है बेटा। कहाँ भाग गया? यस, रिजर्व्स 100, 120 प्रोविजन फॉर टैक्स 80, 78 proposed dividend 90, 100 और interim dividend paid ₹50। ठीक है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इतना काम कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे बेटा। ठीक है।